Assalamu alaikum my dear students. I welcome you to my another lecture of ORCC 3.0. लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रल्स का जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आज इंटीग्रल्स के जो सेकंड पार्ट है उसका डेफिनेट इंटीग्रल्स, आज वहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स से, जहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 7.8 से, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इट इज 0 to π/2 cos of 2x dx। चलो पहले बिफोर सॉल्विंग दिस हम सीखेंगे पहले डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक। एंड आई होप कि जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेथड्स बोले थे, जिसमें हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड सीखा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का सीखा, और कुछ वेल नोन जो हमारे पास फंक्शंस है उनका जो इंटीग्रल होता है वो आपने याद रखा होगा। चलो देखो, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते, देखो डेफिनेट इंटीग्रल की जो फॉर्म है दैट इज a to b fx dx, इस फॉर्म में होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। वायर ये a to b, a और b क्या होता है, दीज आर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। एंड a जो होता है, a होता है आपका लोअर लिमिट, बोलते हैं हम इसको लोअर लिमिट, ठीक है। और जो b होता है इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस डेफिनेट इंटीग्रल को, a to b fx dx का जो डेफिनेट इंटीग्रल है। सपोज आपके पास जो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल जो हमने सीखा लास्ट लेक्चर में, इनडेफिनेट इंटीग्रल f ऑफ x d ऑफ x, सपोज ये आया आपके पास कैपिटल f ऑफ x प्लस c। यूजुअली यहाँ पे जब हम डेफिनेट इंटीग्रल फिर सॉल्व करते हैं, हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते, बिकॉज आप देखोगे अभी ये एलिमिनेट होता है। फिर देखो सपोज आपके पास जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है एफ एक्स का, वो आया कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ठीक। फिर जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो बोल रही है, अगर आपके पास ये है कि आप डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये कैसे आप सॉल्व करते हो, ये होता है आपने जो यहाँ से इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल निकाला वो लिखोगे यहाँ से, फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ये लिखते हैं ऐसे, ए टू बी यहाँ पे आएंगे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर। फिर ये सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इस फंक्शन जो आपको इंटीग्रल मिला इसको इवालुएट करना है बी पे, मींस अपर लिमिट पे, माइनस फिर इसको इवालुएट करना है लोअर लिमिट ए पे। मतलब ये होता है बराबर आपका एफ को पहले इवालुएट करो बी पे, माइनस एफ को इवालुएट करो ए पे, क्लियर। सो क्या कर सकते हो आप, वही पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व फाइंड करो, फिर उसको इवालुएट करो अपर लिमिट पे जो यहाँ पे बी है, माइनस इसी फंक्शन को इवालुएट करो लोअर लिमिट ए पे। तो ऐसे हम किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल इवालुएट करते हैं, ठीक। ऐसे अब ये c कहाँ गया, सपोज अगर किसी फंक्शन का इंडेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स प्लस सी लिखते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स की जगह इसका इंटीग्रल मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो आगे हम ये नहीं लिखिए, आप यही समझोगे, फिर आगे नहीं लिखेंगे। यहाँ से है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी। देखो जब हम इस अंदर जो फंक्शन है इसको बी पे इवालुएट करेंगे, मीनस आपको एक्स की जगह रखना है बी का वैल्यू, सी तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो आपने लिया ये एफ को इवालुएट किया बी पे, प्लस आएगा उसके साथ सी, ठीक। तो ये वो अपर लिमिट पे आपने इवालुएट किया, माइनस फिर जब लोअर लिमिट पे इवालुएट करोगे ये आएगा एफ को आप इवालुएट करोगे ए पे प्लस सी, लोअर लिमिट। फिर जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ये मिलेगा आपको एफ ऑफ बी, यहाँ से आया प्लस सी, ये बनेगा आपका माइनस सी, तो ये कैंसिल होगा। तो फाइनल जो आपका आंसर रहेगा फिर से वो रहेगा एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। तो इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मेंशन नहीं करते उसको। डेफिनेट अगेन डेफिनेट क्यों बोलते हो, जब आप अभी देखोगे जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करोगे, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे उसका एक फिक्स्ड रियल नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो एक डेफिनेट वैल्यू आएगा, इसीलिए वहां पे आपने देखा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता था, हर एक इंटीग्रल में प्लस से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता था, उसको वेरी करते जाओ आपको डिफरेंट उसके वैल्यूज मिलते, लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स्ड एक रियल नंबर मिलेगा आंसर में। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलो करते हैं अब जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेक्शन से, इन एक्सरसाइज से, डेफिनेट इंटीग्रेशन की इन एक्सरसाइज से वो सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7.8 का क्वेश्चन नंबर 5 है,
पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इट इज 0 to π/2 0 to π/2 cos of 2x dx, cos of 2x dx, ये है क्वेश्चन। अब ये सॉल्व करना है आप, ठीक। सो cos ऑफ 2x की, cos का जो मैंने बोला इंटीग्रल क्या होता है, sin ऑफ 2x, cos का इंटीग्रल आता है sin में, लेकिन यहाँ पे है cos ऑफ 2x, तो इसका इंटीग्रल आएगा sin ऑफ 2x। फिर मैंने बोला जब भी इंटीग्रल में जो मतलब जब जो भी आपके नॉन इंटीग्रल है ना, मतलब f ऑफ x या sin ऑफ x है आपके पास, sin x, इसका पता है sin x की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos ऑफ x प्लस c या माइनस cos x, बिकॉज यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मेंशन नहीं करेंगे। अब अगर आपको ये इंटीग्रल निकालना होगा sin ऑफ ax प्लस b को, जब भी जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है हमारे पास, अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन ऑफ x आए ना, मींस x रिप्लेस हुआ होगा किसी लीनियर फंक्शन ऑफ x से, तब उसका इंटीग्रल वैसे ही होता है जैसे आपको मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रल में करते थे, sin ऑफ x का माइनस cos x, तो sin ऑफ ax प्लस b का रहेगा cos ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय रहता है कोफिशिएंट ऑफ x, x का जो कोफिशिएंट है, या आप बोलोगे इसकी जो डिफरेंशिएशन बनेगी ना, लीनियर फंक्शन जो होगी, जो यहाँ पे a है वो डिवाइड में आता है, ये आप याद रखोगे। खाली जहां पे x रिप्लेस हुआ होगा लीनियर फंक्शन ऑफ x से, ऐसे नहीं करोगे आप। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं यहाँ पे है कोई फंक्शन sin ऑफ, अंदर है कुछ 3x² प्लस 2, आप बोलोगे x की जगह यहाँ पे है 3x² प्लस 2, आप इसकी इंटीग्रेशन ऐसे नहीं लिख सकते हो, cos ऑफ 3x² लिखोगे प्लस लिखोगे 2, फिर बोलोगे इसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी वो आएगी 6x, वो डिवाइड करोगे, ना ना ना, ये गलत है, ये ऐसे नहीं होता है। खाली ये तब आप करोगे जब x की जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x होगी, तब इंटीग्रल ऑफ y से ही इवैल्यूएट करोगे, लेकिन x का कोफिशिएंट आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक। अब यहाँ पे cos 2x, cos का इंटीग्रल आता है sin में, sin 2x डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x का कोफिशिएंट 2, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखोगे आप यहाँ 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, ठीक। अब ये इवैल्यूएट करना है, अभी जो मैंने सीखा अपर लिमिट माइनस, पहले इस फंक्शन को अपर लिमिट π/2 पे इवैल्यूएट करेंगे, माइनस फिर इस फंक्शन को 0 पे इवैल्यूएट करेंगे। उससे पहले एक काम भी करेंगे, ये 1/2 जो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ही रखो, बिकॉज जब हम अपर लिमिट देंगे या लोअर लिमिट, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये बाहर ही रखो, 1/2 रखा बाहर। फिर इस साइन को अपर लिमिट पे इवैल्यूएट किया, मतलब साइन ऑफ 2x की जगह क्या रखना है, π/2, अपर लिमिट पे इवैल्यूएट किया, माइनस साइन ऑफ 2 लोअर लिमिट x की जगह 0, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा मिला आपको, दिस इज योर 1/2। फिर यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हुआ, साइन पाई किसके बराबर होता है, 0, बिकॉज साइन n पाई जो होता है दैट इज ऑलवेज 0। साइन ऑफ n पाई आप याद रखोगे, साइन ऑफ कोई इंटीजर टाइम्स पाई आए साइन के एंगल में, वो होता है किसके बराबर, 0 के बराबर है, ठीक। और साइन ऑफ ये आया 2 × 0 दैट इज 0, तो ये भी आया 0, ठीक। सो 0 - 0 इज 0, तो 1/2 × 0 दैट इज 0, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0। क्लियर। तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का, इट इज 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 - x², 0 to 1 dx बाय रूट ऑफ 1 - x²। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 - x², ठीक है। सो बिफोर इवैल्यूएटिंग दिस डेफिनेट इंटीग्रल, हमें पता, हमें आना चाहिए ना अंदर का जो इंटीग्रल है वो सॉल्व करना आना चाहिए पहले। तो अगर आप देखोगे 1/रूट ऑफ 1 - x² जो है ये साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रल है साइन इनवर्स x, या ऐसे भी आप याद रखोगे साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, 1/रूट ऑफ 1 - x², तो 1/रूट ऑफ 1 - x² का इंटीग्रल आएगा साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो ऐसे आपके पास है जो इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ 1 - x² है dx, वो होता है साइन इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मेंशन नहीं करेंगे, तो सिंपल सा है, आप इसका इंटीग्रल आएगा साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। फिर ये कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट पे फिर लोअर लिमिट पे। अपर लिमिट पे सॉल्व करोगे, ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0। क्लियर। अब
यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बोला था, जब भी बाहर कोई इनवर्स फंक्शन आए, सपोज साइन इनवर्स, अंदर आपको देखना है साइन कब 1 होगा। ऐसे अगर साइन इनवर्स बाहर है, आपको देखना है साइन कब 0 होगा अंदर, ताकि साइन इनवर्स और साइन न्यूट्रलाइज होके आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, आगे डायरेक्ट करेंगे। देखो साइन इनवर्स है, आगे अंदर देखना है साइन कब होता है 1, तो यहाँ पे होगा साइन पाई बाई 2। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसका आंसर भी पाई बाई 2 इस पार्ट का। क्लियर? माइनस बाहर है साइन इनवर्स ऑफ, इसका साइन इनवर्स अंदर देखना है आपको साइन कब 0 होता है, वो है 0 पे, साइन ऑफ 0। तो यहाँ पे ये बिहेव करेगी एज आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ मिलेगा पाई बाई 2, यहाँ पे ये अगेन यहाँ पे खाली 0 मिलेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आया दैट इज पाई बाई 2 माइनस 0, दैट इज पाई बाई 2। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, इट इज dx बाय, आई थिंक ये आप खुद करोगे। देखो ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल दैट इज tan इनवर्स ऑफ x, फिर अपर लिमिट दोगे 1 माइनस लोअर लिमिट, ये आप खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? इट इज 2 to 3 x by x स्क्वायर प्लस 1, 2 to 3 x by x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे करेंगे। 2 to 3 क्वेश्चन जो है, इट इज 2 to 3 x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये सॉल्व करना है। ठीक, देखो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल बोला था लास्ट लेक्चर में। जब भी आपको कभी भी इंटीग्रल में नीचे कोई फंक्शन मिले, नीचे फंक्शन मिले, ऊपर उसका डेरिवेटिव मिले, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, ऐसी फंक्शंस का जो इंटीग्रल होता है वो मैंने बोला वो किसके बराबर होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस सी यहाँ पे नहीं लिखेंगे बिकॉज वी आर हियर डीलिंग विद डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर? ऐसा नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव जब भी होगा दैट इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। अब यहां देखो, यहां पे है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है? 2x, लेकिन ऊपर खाली x है। लेकिन ये कांस्टेंट आप कर सकते हो ना, इधर 2 मल्टीप्लाई करके, इधर 1/2, यहाँ पे 2 डिवाइड, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके आपको ये इंटीग्रल इस फॉर्म में आएगा, जो फिर इजी होगा आपके लिए सॉल्व करना। तो इसी इंटीग्रल को मैं लिख रहा हूँ ऐसे। आप ये है 2 to 3, मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2x डिवाइडेड बाई क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यहाँ से 1/2। तो मैंने क्या किया? 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड। तो अब जो ये है, ये बना आपका इस टाइप का इंटीग्रल 1/2, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे मैंने मॉड नहीं लिखा, क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 खुद एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर आता है ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, उसमें 1 ऐड किया वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में 1/2, फिर यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, मीन इस फंक्शन को इवालुएट करेंगे 3 पे, फिर -2 पे इवालुएट करेंगे। लॉग ऑफ, जब मैं इसको 3 पे इवालुएट करूंगा, ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10, माइनस लॉग ऑफ, जब फिर 2 पे इवालुएट करूंगा, ये आएगा लॉग 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 5। तो ये मिला। फिर यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग m माइनस लॉग n, वो यूज करोगे, दैट इज लॉग ऑफ m बाय n। सो ये है 1/2 आएगा बाहर, तो ये बना लॉग ऑफ m बाय n, लॉग ऑफ m, m है आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 5, 10/5 इज 2, तो इसका आंसर जो होगा 1/2 लॉग ऑफ 2। ठीक है, या ये या ऐसे भी लिखा होगा आंसर में, लॉग ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं ना, लॉग ऑफ 2 रेज पावर 1/2, लॉग ऑफ m पावर n दैट इज n लॉग m। हाँ, उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2 के पावर में 1/2, इसका मतलब है लॉग ऑफ √2 है ये। तो ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ इस एक्सरसाइज से, दैट इज 0 to 1 डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 x e पावर x स्क्वायर, 0 to 1 x e पावर x स्क्वायर, 0 to 1 x e to the power x स्क्वायर dx। ठीक है,
ये जो सारे क्वेश्चन है ना इंटीग्रेशन के, ये बिल रिगरस आपको इनको प्रैक्टिस करनी, तभी आपको ये आइडिया आएगा इस क्वेश्चन को ऐसे पहले मॉडिफाई करना, फिर ये सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, ऐसे जब आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, ये अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने बोला था अगर आपको x पावर n मिले कहीं पे और उसका एक इमीडिएट लोअर पावर मिले x पावर n माइनस 1, तो आप क्या किया करो, इस x पावर n को पुट करो t के बराबर, ठीक, सब्स्टिट्यूशन करो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है यहाँ पे x का पावर 2 भी है प्रेजेंट और x भी है प्रेजेंट, x का पावर 1 भी प्रेजेंट है, तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आप सीखोगे, ये जो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ये किसके है, ये x के लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, x इज 0 एंड x इज 1। जब मैं अब सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं तो x, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, x जो है वो ये जो ये सारी फंक्शन है, ये इंटीग्रेंट है, ये एक दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप चेंज करोगे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी। देखो कैसे, तो मैंने क्या बोला, पहले सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा आपने टी, सो दैट यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो, 2x dx किसके बराबर मिलेगा, 2x dx आएगा dt, लेकिन आपको चाहिए खाली x और dx है ना, दिस विल इम्प्लाई x dx किसके बराबर मिलेगा आपको, x dx दैट विल बी 1/2 dt, तो मिला आपको 1/2 dt। लेकिन यहाँ पे एक और बात, ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ये अब चेंज होंगे, ये x के लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इस रूल से आप देखोगे t के लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेंगे। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, देखो जब x था 0, t क्या रहेगा, 0 का स्क्वायर दैट अगेन विल बी 0, ठीक। एंड व्हेन x इक्वल टू 1, जब x होगा 1 के बराबर 1, तो t आएगा 1 स्क्वायर, t भी आएगा 1, ठीक। सो देयरफॉर आपका जो इंटीग्रल है लेट दैट बी i, वो रिड्यूस होके देखो किस फॉर्म में आप बनेगा 0 to 1, बिकॉज t के भी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यही रहे 0 to 1, लेकिन अंदर क्या बचा, e पावर x स्क्वायर, e पावर x स्क्वायर की जगह क्या लिखूं मैं, खाली t, बिकॉज यू हैव सब्स्टिट्यूटेड x स्क्वायर टू बी इक्वल टू t। और फिर क्या बचा, x और dx किसके बराबर आया यहाँ, x और dx दैट इज 1/2, वो इंटीग्रल से बाहर रखेंगे और dt इधर रखूंगा मैं, ओके। देखो अब एक सिंपल फंडामेंटल इंटीग्रल बना, e पावर t की इंटीग्रेशन क्या होती है, e पावर t ही, तो ये 1/2 आया, ठीक। e पावर t का इंटीग्रल, e पावर t लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लिखी गई 0 से 1 तक, फर्दर दिस इज इक्वल टू यहाँ से आया 1/2, पहले अपर लिमिट, अब t का पहले देना है वैल्यू 1 माइनस फिर t का वैल्यू 0, तो ये आएगा e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, ठीक। सो e टू द पावर 1 दैट इज e to the power 1 is e minus e power 0 is 1, because anything except 0 to the power 0 that is always equal to 1। तो ऐसे हुआ ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी ये इनमें से पूछा जा सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन से ये कुछ और क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज 7.9। इनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 0 to π/2 इंटीग्रल ऑफ साइन फाई। अब ये फंक्शन किसकी है, फाई में है ये फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई कॉस रेज़्ड पावर 5 फाई डी फाई, ये सॉल्व करना है आपको, क्लियर। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, या एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पे आई में इसका नाम दूं, लेट आई बी इक्वल टू दिस इंटीग्रल, क्या है ये है 0 से π/2 तक, फिर है अंडर रूट ऑफ साइन फाई, फिर है cos टू द पावर 5 पाई, cos टू द पावर 5 फाई, फिर है यहां से डी फाई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगेन सॉल्व होगा। मैंने बोला था आपको सब्स्टिट्यूशन में जब भी आपको कोई फंक्शन दिखे, ये यहाँ पे है 5 cos टू द पावर 5 पाई फाई डी फाई, जब भी आपको कोई फंक्शन दिखे और उसका डेरिवेटिव दिखे, यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन फाई है ना रूट में इसका एक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos फाई डी फाई आए ना, cos फाई, तो साइन फाई आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन यहाँ सुनो, cos फाई डी फाई मिलेगा आपको, लेकिन बाकी cos रेज़्ड पावर 4 फाई जो है उसको कैसे लिखोगे आप इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल। पहले यहाँ सीखो करेंगे क्या, सपोज
अगर मैं खाली ऐसे लिखता ये क्वेश्चन 0 से π/2 तक, ठीक है, तो यहाँ से है अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई। मैं लिखता यहाँ पे, एक सेकेंड, कॉस रेज पावर 4 फाई अलग, कॉस रेज पावर 4 फाई, फिर कॉस फाई डी फाई। ये कैसे मिला आपको ये आइडिया? यहाँ तक आपने सोचा होगा साइन फाई पुट करेंगे टी के बराबर तो कॉस फाई डी फाई आएगा डी टी के बराबर। लेकिन देखो जब आप करोगे ना पुट साइन फाई इज इक्वल टू टी, पुट साइन फाई इज इक्वल टू, तो आपको मिलेगा कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करेंगे, चेंज होंगे ना वेरिएबल्स भी, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होंगे। देखो अंडर रूट ऑफ साइन फाई की जगह क्या आएगा टी, इस कॉस फाई डी फाई की जगह क्या लिखोगे आप डी टी। बचा क्या, बचा ये कॉस रेज पावर 4 फाई। अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन, बिकॉज फिर आप लिख सकते हो साइन की जगह टी। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस रेज पावर 4 फाई जो है इसको हम लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर फाई होल स्क्वायर। अगेन इस कॉस स्क्वायर फाई को रिलेशन है ना साइन फाई के साथ, कैसे, इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, फिर उसका है स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अब यहाँ 1 माइनस साइन फाई है टी के बराबर, यह आएगा टी का स्क्वायर रेज पावर 2। अब आगे ये सिंपली पूरा आपने कन्वर्ट किया टी में, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक। सो इस बिफोर सब्स्टिट्यूशन मैं इसको इस फॉर्म में लाऊंगा, कैसे, यहाँ पे मैंने सिखाया आपको, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। आप यहाँ पे इट इज 0 टू π/2 अंडर रूट ऑफ साइन फाई, फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये वाला सेटअप 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर। ये क्या देगा मुझे, कॉस स्क्वायर फाई, उसका स्क्वायर कॉस पावर 4 फाई, फिर कॉस फाई डी फाई, एक इधर कॉस फाई डी फाई। क्लियर। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट साइन फाई इज इक्वल टू टी, सो दैट आपका कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी, ठीक। नाउ लिमिट्स भी चेंज होंगे ना, ये किसके लिमिट है यहाँ पे, फाई के, बिकॉज वेरिएबल है कि यहाँ पे फाई। अब आपको टी के लिमिट्स ढूंढने हैं इस यूजिंग दिस रिलेशन। नाउ व्हेन फाई इज 0, व्हेन फाई इज, जब फाई 0 होगा टी आएगा साइन 0, टी भी होगा 0, ठीक। एंड व्हेन फाई इज इक्वल टू π/2, फाई का दूसरा अपर लिमिट जो है π/2, फाई इज π/2, टी क्या आएगा साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, टी विल बी इक्वल टू साइन π/2 दैट इज 1। सो देयरफॉर आपका जो इंटीग्रल आई है, वो रिड्यूस होके इन टर्म्स ऑफ टी कैसे मैं लिखूं, लिमिट्स बने 0 टू 1 टी के, 0 टू 1 रूट ऑफ साइन फाई की जगह लिख रहा हूं मैं यहाँ टी, फिर मैंने बोला फिर ये वाला 1 माइनस साइन फाई का स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर, इसका फिर से स्क्वायर, फिर कॉस फाई डी फाई, ये आएगा डी टी के बराबर, कॉस फाई डी फाई इज डी टी, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा 0 से 1 तक, 0 टू 1। पहले ये वाला 1 इसको ट्रीट करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये रूट टी है बाहर, रूट टी बाहर, अंदर 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस आएगा टी टू द पावर 4 माइनस 2ab करके माइनस 2t स्क्वायर आएगा, 2t स्क्वायर होगा, यहाँ तक सिंप्लीफाई, फिर है बाहर dt। अब क्या करेंगे, रूट टी को मल्टीप्लाई करेंगे इन हर एक टर्म के साथ, तो दिस विल बी इक्वल टू, और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे इंटीग्रल भी सेपरेट करूंगा, इंटीग्रेट भी सेपरेट कर रहा हूं इसी स्टेप में। पहले 0 टू 1 अलग लेंगे इंटीग्रल, 0 टू 1 रूट टी इंटू 1 दैट इज रूट टी, इसके साथ अलग डी टी, क्लियर। फिर टी पावर 4, देखो यहाँ पे टी का पावर 1/2, यहाँ है टी पावर 4, 1/2 को जब बेसिस आर सेम, पावर्स क्या होते हैं ऐड, इसका 1/2 इसका 4 ऐड होगा, वो देगा आपको 1 + 8 9/2, ठीक है। तो प्लस दूसरा इंटीग्रल जो आएगा आपका 0 टू 1 वो आएगा टी टू द पावर 9/2, 1/2 + 4। फिर इस इंटीग्रल से यहाँ पे dt में लिख रहा हूँ, और -2 बाहर रखो है इंटीग्रल से, ठीक, 0 टू 1। अब यहाँ पे रूट टी मतलब टी पावर 1/2, यहाँ पे टी का स्क्वायर, तो 1/2 ऐड होगा 2 के साथ, तो वो आया 5/2, 1 + 4 5/2 आया वो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी रेज पावर 5/2 dt,
क्लियर। अब सेपरेटली इंटीग्रेट करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। देखो टी पावर 1/2 इसका जब इंटीग्रेट करेंगे ना, दैट इज टी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, दैट इज टी रेज पावर 3/2 लेकिन 3/2 को जब नीचे मैं रेसिप्रोकल करूं तो आएगा 2/3 इधर, तो यहाँ पे खाली बचेगा आपका टी रेज पावर 3/2। ये इजी स्टेप से ये आपको आएंगे यहाँ से 0 से 1। क्लियर। प्लस ऐसे ही जब 9 क्या होगा इसकी इंटीग्रेशन, पहले टी पावर 9/2 प्लस 1 बाय 9/2 प्लस 1, 9/2 प्लस 1 कितना होगा 9/2, 9 प्लस 2 11/2 यहाँ से, लेकिन वो बनेगा 2/11 फिर जब मैं इसको न्यूमरेटर में लाऊंगा। ठीक है, यहाँ से आएगा टी रेज पावर 11/2, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1। इसके बाद -2 इनटू यहाँ पे अगेन टी रेज पावर 5/2 प्लस 1 कितना बनेगा 5 प्लस 2 7/2, यहाँ पे आएगा वो 2/7। यहाँ से अंदर टी रेज पावर 7/2, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम 0 to 1। क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसको फिर। 1 सेकेंड, तो हम यहाँ करेंगे ये वाला पार्ट यहाँ पे करेंगे। अब दिस इज इक्वल टू 2/3, अपर लिमिट पे सॉल्व करो, टी का वैल्यू पहले 1 दो, दैट इज 1 रेज पावर 3/2 दैट इज 1, माइनस 0 रेज पावर 3/2 दैट इज 0, तो ये यहाँ से मिला। फिर प्लस अगेन यहाँ से आया 2/11, 1 रेज पावर 11/2 दैट इज 1 माइनस 0 रेज पावर 11/2 दैट इज 0। ठीक है यहाँ तक। फिर माइनस आएगा 4/7, फिर यहाँ पे 1 रेज पावर 7/2 दैट इज 1 माइनस 0 रेज पावर 7/2 दैट इज 0। ठीक है यहाँ तक। अब मैं यहाँ ये सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2/3, यहाँ से 1 दैट इज 2/3, so this is equal to 2/3 प्लस फिर आ रहा है 2/11, फिर वहां से तीसरी वाली टर्म में बचेगा -4/7। ठीक, फिर आप ये सॉल्व करके ये टर्म सॉल्व करोगे आपको फाइनल आंसर मिलेगा। जरा करते हैं फिर। 11 2s are 22 प्लस 6 दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 33 -4/7। क्लियर। फिर 7 8 is 56, 6 5 carry, 7 2 is 14 plus 5 19 minus 4 3 is 12, 2 1 carry, 4 3s are 12, 1 13 divided by 3 7 is 21, 2 carry, 3 7 21 23। तो फिर 6 में से 2 गए बचे 4, 9 में से 3 बचे 6, कुछ ऐसा कैलकुलेशन आप देख सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा ऐसा कुछ 64 डिवाइडेड बाय 231 इस क्वेश्चन के लिए। होप आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये समझ आया होगा। पहले यहाँ पे आपको ये ब्रेक करना आना चाहिए, फिर यहाँ से आगे इजी कैलकुलेशन है, सिंपल ये इंटीग्रल्स में कन्वर्ट होके आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से, दैट इज 0 to π/2 sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x स्क्वायर। 0 to π/2 sin x by 1 plus cos x cos square x, 0 to π/2 sin x by 1 plus cos square x। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका आई इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 0 to π/2, फिर से देखते हैं sin x by sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos square of x dx। ये है क्वेश्चन, ये हमें सॉल्व करना है। अब अगेन यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन है ना cos x, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन देखोगे दैट विल बी माइनस साइन ऑफ x, तो आ रहा है ना कोई दूसरी फंक्शन sin x dx, तो मिलेगा वहां से। तो आप वही सब्स्टिट्यूशन करोगे इस वाले क्वेश्चन में, आप पुट करोगे cos x इक्वल टू टी, पुट cos x इक्वल टू टी, सो दैट cos x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, लेकिन माइनस साइन x dx किसके बराबर आएगा dt। लेकिन आपको चाहिए क्या, खाली साइन x और dx है, न्यूमरेटर में साइन x और dx जो आएगा दैट विल बी माइनस dt। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद अगेन ये x के लिमिट्स है, बिकॉज फंक्शन x में है, आपको t के लिमिट्स ढूंढने। आप देखोगे व्हेन
जब टी होगा किसके बराबर, यहाँ 0 के बराबर, तो ना टी नहीं, ये x है, जब x होगा 0 के बराबर, ये x के लिमिट्स है गिवन, जब x होगा 0 के बराबर t आएगा cos ऑफ 0 दैट इज 1, तो t आया 1 के बराबर। एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, जब x का वैल्यू आप दोगे पाई बाई 2, t का आएगा cos ऑफ पाई बाई 2, cos ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है 0। तो यहाँ से लिमिट्स रहेंगे 1 से 0 तक, लोअर लिमिट रहेगा 1 और अपर लिमिट रहेगा 0 इस वाले इंटीग्रल में। सो देयरफॉर अगर इसका नाम है मानो i, सो देयरफॉर आपका जो i इंटीग्रल वो रिड्यूस होके क्या बनेगा, आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 1 to 0, साइन एक्स डी एक्स की जगह देखो, साइन एक्स डी एक्स की जगह यहाँ पे क्या है आपको, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, ठीक, माइनस बाहर, यहाँ खाली डी टी रखो, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स किसके बराबर है यहाँ पे टी के बराबर, तो ये आएगा टी का स्क्वायर, ठीक। जब आप इस क्वेश्चन को आप देखोगे, ये सिंपल इंटीग्रल किसका है 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज tan इनवर्स टी, 1 बाई 1 प्लस tan टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आता है tan इनवर्स ऑफ टी, tan इनवर्स ऑफ, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है 1 से 0 तक, और आगे जो है ये माइनस भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक। उसके बाद पहले इस tan इनवर्स टी को अपर लिमिट 0 पे इवाल्युएट करेंगे, फिर लोअर लिमिट 1 पे इवाल्युएट करेंगे, तो आपका जो आंसर माइनस इधर, तो ये आया tan इनवर्स टी की जगह पहले 0 माइनस tan इनवर्स टी की जगह फिर 1। अब डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे, इनवर्स माइनस है बाहर, tan इनवर्स देखो, tan इनवर्स tan कब होता है 0, 0 पे, तो इसका आंसर यहाँ पे 0, माइनस tan इनवर्स tan कब होता है 1 पाई बाई 4 पे, तो यहाँ पे पाई बाई 4, तो यह है माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस पाई बाई 4 आपका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज से, दैट इज ये यहाँ पे आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन जो है ना 27 जो एग्जाम्पल है, या खुद करोगे इजीली, आप देख सकते हो tan इनवर्स x आप पुट करोगे t के बराबर, उसकी डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आएगा dt के बराबर, तो ये सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा t dt में, ठीक, ये सॉल्व करोगे खुद। अब ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये अगेन ये एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट, यूजुअली पूछी जाती है एग्जाम में, इट्स -1 to 1 5x स्क्वायर रूट ऑफ x रेज़ पावर 5 प्लस 1, -1 to 1 रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे करेंगे हम ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट दिस बी i, इट इज -1 to 1 5x टू द पावर 4, पहले फिर से देखेंगे, फिर रूट ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1 dx, ठीक, -1 to 1 5x पावर 4 रूट ऑफ x पावर 5 प्लस 1। देखो अगेन जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आपको एक फंक्शन दिखेगी और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो कैसे सॉल्व होगा, सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ देखो x पावर 5 प्लस 1 की जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, दैट विल बी 5x पावर 4, क्लियर, सो यू विल पुट हियर x रेज़्ड पावर 5 प्लस 1 किसके बराबर t के बराबर, सो दैट इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 5x पावर 4, 1 का 0, फिर लिखते हैं यहाँ से dx, ये किसके बराबर, यहाँ से dt के बराबर। सो देयरफॉर और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होंगे, ये किसके लिमिट्स थे x के, आपने किस में कन्वर्ट करना है आप t में, तो t के लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ढूंढो। सो व्हेन x इक्वल टू -1, जब x का वैल्यू -1 होगा, -1 रेज़्ड पावर 5 दैट इज -1 प्लस 1 इज 0, तो t क्या मिला आपको 0। एंड दूसरा व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू आप 1 पुट करोगे, 1 रेज़्ड पावर 5 इज 1 प्लस 1 इज 2, तो t का वैल्यू आपको मिल रहा है 2। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेंगे t में 0 से 2 तक, देयरफॉर जो आपका इंटीग्रल हुआ i दैट विल बी फ्रॉम 0 to 2, नाउ 0 to 2 5x पावर 4, ये वाली टर्म जो है ना 5x पावर 4 और dx, इसकी जगह क्या लिखोगे आप 5x पावर 4 dx की जगह dt वो लास्ट पे लिखेंगे, फिर बाकी बचा अंडर रूट ऑफ x रेज़्ड पावर 5 प्लस 1, उसकी जगह क्या आएगा खाली t, बिकॉज यू हैव पुट x पावर 5 प्लस 1 टू बी इक्वल टू t। अब रूट टी की आपको पता है, रूट टी क्या होता है, टी पावर 1/2, इसकी जब आप इंटीग्रेशन करोगे दैट इज टी रेज़ पावर 3/2, डिवाइड आता ना 3/2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/3, क्लियर, बाहर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन खाली इस पे अप्लाई करेंगे 0 से 2 तक, ठीक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आया 2/3,
फिर पहले इस t का वैल्यू 2 पुट करेंगे, दैट विल बी 2 रेज पावर 3/2 माइनस फिर t का वैल्यू 0 पुट करेंगे, दैट विल बी 0 रेज पावर 3/2 विच इज 0। ठीक, तो यहाँ से आपको जो मिला आंसर दैट इज 2/3। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? अगेन आप लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, या ऐसे भी आंसर रखो, या 2 रेज पावर 3 होता है ना, ये ऐसे में लिख सकता हूँ इसको, 2 इंटू 2 रेज पावर 1/2 दैट इज 2 रेज पावर 3/2। क्लियर? तो यहाँ से आया 2 2s 4, फिर 2 रेज पावर 1/2 होता है √2 डिवाइडेड बाई 3, तो ऐसे भी इसका आंसर आप लिख सकते हो 4√2 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? होप आपको ये क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रल्स के है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ आए होंगे। इनको आप रिग्रेसली प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम में अच्छे से करोगे ये। ठीक है, सो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। एप्लीकेशंस ऑफ उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन इज फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस, हाँ ये वाला एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक, सो बिफोर अगेन ये क्वेश्चन करने से पहले जो इन क्वेश्चन में प्रॉपर्टी, वहां पे 7 प्रॉपर्टीज है आपके एनसीईआरटी में जो आपको मतलब वहां पे डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी दी हुई है, उनमें से लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे आपके इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 7.10 के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक यहाँ पे पहले लिख रहा हूं मैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ जो हम इन क्वेश्चंस में यूज करें, मैं खाली वो 2 डिस्कस कर रहा हूं। वन इज, जब भी आपको कभी ऐसा मिले ना 0 to a, एक प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx, अगर डेफिनेट इंटीग्रल में कभी ऐसा हुआ 0 to a fx dx, वो होता है बराबर 0 to a मीन्स लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वही रहेंगे, लेकिन यहाँ f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो याद रखो क्या किया मैंने यहाँ पे, ये इसका प्रूफ नहीं करेंगे, आपको फाइनली ये याद रखनी है। 0 to a fx dx जो है दैट इज 0 to a f ऑफ, मीन्स सारा ऐसे ही, लेकिन रिजल्ट में x की जगह इस फंक्शन में a माइनस एक्स को रखना है। जब भी इस टाइप का 0 से a तक आएगा तो आपको यहाँ से x रिप्लेस करना है किससे? a माइनस एक्स से। एक तो ये प्रॉपर्टी हुई, ये फ्रीक्वेंटली यूज होगी इन क्वेश्चंस में, तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो यूज ऐसी है, a to b fx dx, a to b fx dx। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, a to c fx dx प्लस इंटीग्रल c to b fx dx। तो क्या किया हमने यहाँ पे, ये जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल था a से b तक, इसको हमने स्प्लिट किया 2 डेफिनेट इंटीग्रल्स में, पहले a से c तक, फिर c से b तक। वेयर c क्या है? c इज ए पॉइंट इन बिटवीन a एंड b, c इज ए पॉइंट इन बिटवीन a एंड b। क्लियर? तो ये सॉल्व करने के बजाय हम ये 2 इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका मतलब देखो कैसे, लेकिन आप इससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, जो आप ये जो है ना डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx, डेफिनेट इंटीग्रल, इसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखे ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसकी क्या क्या मीनिंग है ज्योमेट्रिकली, वैसे ही ये जो डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx ये देता है हमें एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। कौन से कर्व? y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, बाउंडेड बाय लाइन इज x इक्वल टू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx की। क्या? इट गिव्स अस एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x, बाउंडेड बाय लाइंस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। और x इक्वल टू समथिंग या x इक्वल टू a क्या होता है? It always is a line parallel to y axis at a distance of a units from the origin। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ ये ड्रा भी करना चाहता हूँ, आपको यहाँ से फिर समझ आएगी ये प्रॉपर्टी अच्छे से।
देखो यहाँ पे ये आपके पास सपोज है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसकी एक्स एक्सिस, इसकी वाई एक्सिस, ठीक है। सपोज जो आपके पास ग्राफ है फंक्शन का वो ऐसा है कुछ, सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये है आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फिर यहां से कुछ लाइन्स में ड्रा कर रहा हूं पहले, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे दूसरी लाइन, ठीक। अब समझो अच्छे से, अगर मुझे ये एरिया फाइंड करना, ये क्या एरिया, सपोज यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे ए वैल्यू, यहाँ पे है बी वैल्यू, तो ये जो ये लाइन होगी इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स इक्वल टू ए, और ये जो लाइन है ये वाली लाइन, इसकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज वाई इक्वल एक्स इक्वल टू बी, सॉरी इट इज एक्स इक्वल टू बी, बिकॉज एक्स इक्वल टू समथिंग इज ऑलवेज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर? अच्छा अब देखो, एरिया अंडर दिस कर्व बाउंडेड बाय लाइन इज x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, वो तो ये वाला एरिया हुआ ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो ये कौन देगा मुझे ये एरिया, दिस डेफिनेट इंटीग्रल a टू b f x dx। अब अगर इसी एरिया को मैं स्प्लिट करूं टू एरियाज में, दो एरियाज में, सपोज a से b, a के इन बिटवीन एक पॉइंट में ले रहा हूं c, ठीक है, वहां पे मैंने एक और लाइन ड्रा की, दिस विल बी x इक्वल टू c, यहाँ पे है ये c पॉइंट, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, ये जो टोटल एरिया है ना a टू b f x dx, ये सारा एरिया मैं लिख सकता हूं ना, ये पहले मैं a से c तक लूंगा, a से c तक f x dx, दैट विल गिव मी एरिया ऑफ दिस वाली रीजन, ठीक, प्लस c टू b f x dx, दैट विल गिव एरिया ऑफ दिस रीजन। जब इनको ऐड किया तो आपको सारा एरिया मिलेगा a से b f x dx का, तो ये भी आप याद रखोगे, a टू b f x dx, इसको हम लिख सकते हैं a to c where c is a point in between a and b plus c to b f x dx, ठीक, यहां तक तो ये आप याद रखोगे अच्छे से, ये दो प्रॉपर्टीज। और ये वाली प्रॉपर्टीज जो है, ये वाली जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये आप खुद ही पहचानोगे जब भी आपको मॉड फंक्शन होगी ना, मॉड फंक्शन में डेफिनेट इंटीग्रल में होगा मॉड फंक्शन, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे। क्या करोगे, आप उस इंटीग्रल को स्प्लिट करोगे दो इंटीग्रल्स में, फिर उनको सेपरेटली सॉल्व करोगे, जैसे हम देखेंगे आगे आप क्वेश्चंस में। पहली क्या, 0 से a f x dx, ये 0 से f ऑफ x की जगह a माइनस x रखोगे, ठीक है। दूसरी क्या, हम इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ए पॉइंट c इन बिटवीन कोई पॉइंट होना चाहिए, और ये वाली यूजुअली हम कहाँ यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी जहां पे इंटीग्रल ऑफ मॉड फंक्शंस होगा, मॉडुलस फंक्शंस। चलो करते हैं इस एक्सरसाइज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका एक्सरसाइज का है, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन जो है मैं इसका नाम रखूंगा आई, लेट आई बी दिस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, यहां से है न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में है अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अच्छा, प्रॉपर्टीज यूज क्यों करते हैं, इससे क्या होती है, कैलकुलेशन सिंपल होती है, फिर कैलकुलेशन आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी जब आप प्रॉपर्टीज यूज करोगे, ठीक। वरना अगर आप ऐसे देखते मतलब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपको तो समझ भी नहीं आएगा, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ और करेंगे, लेकिन जैसे आप देखोगे ना प्रॉपर्टीज अप्लाई करके, ये क्वेश्चन कितना सिंपल होगा आपके लिए। ये है आपके पास इंटीग्रल आई, तो मुझे आई का वैल्यू चाहिए, ठीक, इसका नाम रखेंगे फिलहाल फर्स्ट, ठीक। अभी मैंने बोला जब भी आपको ये वाला इस एक्सरसाइज में दिखे ना ऐसा कोई 0 से a, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे, कौन, ये 0 से a, मतलब ये यही 0 से a रहेगा, x की जगह a माइनस एक्स लिखोगे आप, और यहाँ पे है आपके पास इट इज पाई बाई 2, a की जगह 0 से a की जगह है पाई बाई 2। सो अगर I है ये, देन I इज आल्सो इक्वल टू दिस बाय दिस प्रॉपर्टी, देन I इज आल्सो इक्वल 0 टू a मीन 0 टू पाई बाई 2। क्या करना है, x की जगह रखना है a माइनस एक्स यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स, इट इज रूट ऑफ साइन ऑफ x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख रहा हूं मैं, नीचे भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। फिर यहां से dx लिख रहा हूं मैं इधर, तो ये हुआ। लेकिन लिखोगे जब भी आप ये कोई प्रॉपर्टी यूज करोगे, सपोज आपने यहाँ पे यूज किया, आप लिखोगे यहाँ पे बाय बिकॉज या बाय दिस प्रॉपर्टी, या ऐसे लिखोगे आप
बिकॉज वी नो दैट दिस 0 to a एफ एक्स डी एक्स जो होता है दैट इज 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? अब यहां से थोड़ी सी सिंपल सी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज होगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। दिस ट्राइग्नोमेट्री का 0 से π/2 तक, ये हुआ साइन 90 माइनस थीटा, वो होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस एक्स π/2 होता है 90, दैट विल बी रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन 90 माइनस एक्स, अगेन दैट इज कॉस ऑफ एक्स, प्लस कॉस 90 माइनस एक्स दैट इज रूट ऑफ, ये होता है साइन ऑफ एक्स ही। तो ये आया dx यहाँ पे। तो इसका मैं नाम दूंगा आप सेकंड, इसको नाम दिया सेकंड। अब देखो आपको फाइनली क्या चाहिए, i का वैल्यू। i इसके बराबर है, लेकिन बाय दिस प्रॉपर्टी i आल्सो इसके बराबर भी है, i इसके बराबर भी। अब अगर आप देखो, अब अगर मैं ऐड करूं ना इन दो का, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, तो जब ऐड करोगे डिनोमिनेटर देखो दोनों में सेम है ना, यहाँ पे भी रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे भी रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, लेकिन डिफरेंट ऑर्डर में, लेकिन होते हैं ये बराबर, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डिनोमिनेटर ऐसा एक ही रखेंगे, फिर ऊपर रहेगा रूट ऑफ साइन एक्स, यहाँ से रूट ऑफ कॉस एक्स। तो आपको लग रहा है ऊपर और नीचे सेम टर्म बनेगी, ये कटेगा तो आपका आंसर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर आगे सिंप्लीफिकेशन होगी। देखो हम आगे क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट तो इस और इसको हमने ऐड किया, यहाँ से आई यहाँ से आई, यह आएगा 2i के बराबर, दिस इज इक्वल, यहाँ पे मैं अब एक ही इंटीग्रल में लिख रहा हूँ 0 से π/2 तक, 0 से π/2 टू डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम है ना, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका भी तो ये आएगा रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। फिर न्यूमरेटर देखो, इसका रूट कॉस एक्स, इसका रूट साइन एक्स, तो वो भी आएगा रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स dx। अब ये सारा सेम है, न्यूमरेटर ये कटेगा तो आपको क्या बचेगा अंदर, खाली 1 और dx। तो dx का इंटीग्रल क्या होता है x, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल होगा x, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 0 से π/2, 0 से π/2। फिर अपर लिमिट दोगे आप, दैट विल बी π/2, माइनस लोअर लिमिट आप दोगे -0, तो π/2 -0 क्या हुआ पाए ये। लेकिन यहाँ ध्यान रखना π/2 अभी आपका आंसर नहीं है, ये आपको क्या मिला, 2i मिला आपको π/2 के बराबर। सो दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ i, दैट इज π/4 आपका फाइनल आंसर। ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, सो π/4 विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन जो है ऐसा ही सेम स्टेप्स देखोगे आप, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे 0 से π/2 साइन रेज पावर 3/2x dx डिवाइड बाय साइन रेज पावर 3/2x प्लस कॉस रेज पावर 3/2x। अच्छा कैसे, ये वाली प्रॉपर्टी जब आप यूज करो ये क्या बनेगा, कॉस रेज पावर 3/2x dx, ये वाली टर्म बनेगी कॉस, ये वाली बनेगी साइन, ऐसे डिनोमिनेटर सेम आएगा, ऊपर ऐड करके भी यही टर्म्स मिलेंगे आपको, वो कैंसिलेशन होंगी, तो आपका आंसर ऐसे ही आएगा π/4 के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है -5 to 5 mod of x plus 2 dx, -5 to 5 mod of x plus 2 dx। अगेन मैंने अभी बोला आपको यहाँ पे मॉड क्वेश्चन है ना, तो दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो क्या थी, a से b तक जब भी होगी तो आप स्प्लिट कर सकते हो उसको, पहले a से c तक फिर c से b तक। देखो वो प्रॉपर्टी कहाँ कैसे हम यूज करेंगे इन मॉड वाले क्वेश्चंस में। -5 to 5x plus 2 dx क्वेश्चन है आपके पास, -5 to 5, let I be this integral mod of x plus 2 dx। ठीक, आपको पता है मॉड जो होता है ना, मॉड कुछ भी, मॉड सपोज सिंपल पहले मैं डिस्कस करूं, सपोज मॉड फंक्शन मॉड ऑफ एक्स क्या होता है आपको ये तो पता है, फिर यही से जनरलाइज करेंगे। मॉड ऑफ एक्स होता है एक्स ही का जब एक्स होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब कंटिन्यूअसली ये डिस्कस करते हैं हम। और ये होता है -x का जब x होता है नेगेटिव लेस देन 0। ठीक, इन जनरल अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है ना मॉड के अंदर, मॉड ऑफ f ऑफ x कुछ भी, ये होता है f ऑफ x ही, ये होता है f ऑफ x ही। अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 है या पॉजिटिव है, मीन f ऑफ x अगर अंदर है ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक, क्या मैंने बोला,
अगर मॉड में कुछ भी हो वो वही चीज वही रहेगा वापस, जब मॉड के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और वो माइनस टाइम्स दैट क्वांटिटी रहेगी जब अंदर की क्वांटिटी होगी लेस देन 0, जब वो नेगेटिव होगी। ठीक, यहां पे जो है हमारे पास अंदर फंक्शन दैट इज x प्लस 2, यहां पे पहले सीखेंगे फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे है आपके पास मॉड ऑफ x प्लस 2, तो मैं लिखूं मॉड ऑफ x प्लस 2 जो है ये x प्लस 2 ही रहेगा, कब? जब x प्लस 2 आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक, और ये माइनस टाइम्स x प्लस 2 आएगा, माइनस टाइम्स x प्लस 2 कब? जब x प्लस 2 होगा लेस देन 0। ठीक, या और लिखो थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ये x प्लस 2 ही रहेगा जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, 2 को इधर शिफ्ट करो तो x आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 2, तो ये रहेगा माइनस एक्स प्लस 2, कब? 2 को इधर शिफ्ट करो x लेस देन माइनस 2। तो ये मॉड फंक्शन जो है मॉड ऑफ x प्लस 2, तो ये माइनस 2 के अराउंड चेंज हो रहा है, माइनस 2 से ग्रेटर ये x प्लस 2 ले रहा है वैल्यू, और माइनस 2 से छोटे के लिए माइनस टाइम्स x प्लस 2 ले रहा है वैल्यू। दैट इज वाई इस वाई ऐसी क्वेश्चन को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा दो इंटीग्रल्स में। तो ये मॉड ऑफ x प्लस 2 में लिखो, देखो कैसे, पहले में कहां पे स्प्लिट हो रहा है, देखो यहां देखो आप माइनस 2 पे, माइनस 2 पे, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिखोगे, फिर माइनस 5 से पहले माइनस 2 तक हुआ ना, माइनस 2 इन बिटवीन एक पॉइंट है, माइनस 5 और 5 के इन बिटवीन एक पॉइंट है, तो यहां से मॉड ऑफ x प्लस 2, इस फंक्शन को यहां से यहां तक पहले इवालुएट करेंगे, प्लस फिर माइनस 2 से कहां तक, 5 तक, जो अभी मैंने बोला अगर आपको a से b तक हुआ पहले आप लिख सकते हैं a से c, फिर c से b, यहां से अगेन मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। अब देखो फिर क्या होगा आगे, यहां से माइनस 5 टू माइनस 2, माइनस 5 टू माइनस 2 वैल्यूज, इनको मैं बोल सकता हूँ ये माइनस 2 से छोटे के वैल्यूज है, माइनस 2 से छोटे है ना वैल्यूज, माइनस 5 से माइनस 2, ये माइनस 2 से छोटे, माइनस 2 से छोटे के लिए मॉड ऑफ x प्लस 2 क्या रहता है, माइनस टाइम्स x प्लस 2, फिर dx, क्लियर, प्लस फिर माइनस 2 से 5 मीनस माइनस 2 से जब बड़े वैल्यूज होंगे, कुछ भी माइनस 2 से बड़े, तब मॉड ऑफ x प्लस 2 रहता है खाली x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 dx रहेगा। होप आपको ये समझ आया। अब आगे से आप इतना नहीं करोगे, पहले फंक्शन को ब्रेक करोगे, देखो सिंपल क्या करोगे आप इन क्वेश्चंस में, सिंपल जो आपके पास जब भी कभी होगा ना x माइनस ए मॉड में, तो ये ब्रेक होता है a पे, समझो x है बीच में माइनस है, फिर जो नंबर होगा ना उसी नंबर पे मॉड फंक्शन ब्रेक होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 3, तो ये फंक्शन 3 पे ब्रेक होगी, बिकॉज x है माइनस है, फिर जो नंबर होगा उस पे ब्रेक होगी। अब अगर यहाँ होता है x प्लस 1, तो आप डायरेक्ट नहीं बोलना जल्दी में इट इज ये ब्रेक हो रही है 1 पे, ना पहले इस फॉर्म में लिखो ना, पहले क्या होना चाहिए x, फिर बीच में माइनस, जब आप माइनस लिखोगे फिर माइनस 1 आएगा, वो तब वो बनेगा ना माइनस माइनस प्लस 1, तो ये फंक्शन कहां ब्रेक हो रही है, माइनस 1 पे। बाय द सेम लॉजिक ये जब कैसे मैं लिख सकता हूं इस फंक्शन को, x माइनस इंटू माइनस 2, तो आप डायरेक्ट बोल पाओगे ये जो फंक्शन है ये माइनस 2 पे ब्रेक हो रही है, क्लियर। फिर माइनस 2 से छोटे के लिए मीन माइनस 5 से माइनस 2 तक ये नेगेटिव रहेगी, फिर माइनस 2 से 5 तक ये पॉजिटिव रहेगी। तो डायरेक्टली आप ऐसा आगे नहीं करोगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करना ना, डायरेक्ट देखो माइनस 2 पे ब्रेक, तो माइनस 5 से माइनस 2 तक जाओगे पहले, वहां पे ये रहेगा माइनस टाइम्स x प्लस 2, फिर माइनस 2 से 5 तक जाएगा, वहां रहेगा ये पॉजिटिव x प्लस 2। ठीक, तो चलो करते हैं आगे ये सॉल्व। यहाँ पे इस माइनस को मैं बाहर रख रहा हूं पहले माइनस, फिर x का अलग से इंटीग्रल जब होगा दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर मैं कॉन्स्टेंट बाहर लिख रहा हूं, यहाँ पे अंदर एक्स स्क्वायर ही लिख रहा हूं खाली, इसके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 5 से माइनस 2 तक। ठीक, फिर माइनस मैंने बाहर रखा, 2 आएगा बाहर, dx का इंटीग्रल वो रहेगा x, दैट विल बी फ्रॉम माइनस 5 टू 2, माइनस 5 टू माइनस 2, तो ये वाला सॉल्व करोगे उसको आगे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। अगेन यहाँ से ये वाला पार्ट जो है x का इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 बाहर ही रखो पहले, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन खाली एक्स स्क्वायर में अप्लाई करेंगे माइनस 2 से 5 तक, फिर प्लस 2 dx का इंटीग्रल आएगा x, दैट इज 2, dx का इंटीग्रल x कहां से कहां तक, माइनस 2 से 5 तक। फिर आगे आपको ये सिंपल इंटीग्रल कैलकुलेशन करनी है, तो ये आप आगे खुद करोगे। ठीक,
इजी कैलकुलेशन है ये, आप देखोगे आगे खुद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, ये 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x, 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx। तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी फिर से यूज होगी, 0 to a वाली प्रॉपर्टी फिर से यूज होगी। क्वेश्चन क्या है, I इक्वल टू 0 to pi by 4 log of, फिर से देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इट इज log of 1 plus tan x, 0 से pi by 4, 0 से pi by 4 log of 1 plus tan of x d of x। Let it be your first प्रॉपर्टी। कौन सी यूज होगी, 0 to a f x dx होता है बराबर 0 to a f of a minus x dx। ठीक, तो a की जगह है यहाँ पे pi by 4। सो अगर ये है then I is also equal, then I is also equal 0 to pi by 4 log of 1 plus tan of x की जगह क्या मैंने बोला लिखना है, pi by 4 है यहाँ पे a minus x, that is pi by 4 minus x, pi by 4 minus x dx by this property आप लिखोगे यहाँ पे because by property this। ठीक, अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 4 log of 1 प्लस, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी ट्रिग्नोमेट्री की, tan of a minus b, a की जगह है pi by 4, b की जगह है x, और tan of a minus b किसके बराबर होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ tan of a minus b किसके बराबर होता है, that is tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b, 1 plus tan a tan b। तो ये आप यूज करोगे यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे a की जगह है आपके पास pi by 4 और b की जगह है आपके पास x। ठीक, जरा करो यूज फिर। 1 plus tan of pi by 4 tan of a minus tan of b divided by 1 plus tan of a into tan of b whole dx। यहाँ तक फर्दर सिंप्लीफाई करके ये देखो आप, 0 से pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 होता है 1 माइनस ये आया tan of x divided by 1 plus tan by pi by 4 1 into tan x, that is tan of x, यहाँ से फिर dx। क्लियर, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये है 0 से pi by 4 तक log यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 into 1 plus tan x, that is 1 plus tan of x, फिर यहाँ पे 1 मानो आप 1 minus tan x into 1, that is plus 1 minus tan of x divided by 1 plus tan of x, 1 plus tan x dx। ऊपर tan x कैंसिल हुआ तो ये बना आपका log of 2 divided by 1 plus tan x। तो क्या बना यहाँ से 0 से pi by 4 तक log of, ऊपर बचा यहाँ से 2 divided by 1 plus tan of x dx। ठीक, और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज होगी log of m by n, that is log m minus log of n। so और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे I will be equal to 0 to pi by 4, 0 to pi by 4 log of m is log of 2 minus log of n minus log of 1 plus tan of x, 1 plus tan of x whole dx। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से आप दो इंटीग्रल्स बनेंगे ना, log 2 का अलग से और माइनस log of 1 plus tan x का सेपरेटली। तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, और अगेन यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, अब log 2 कांस्टेंट रहेगा वहाँ से, तो ये इंटीग्रल से बाहर आएगा, यहाँ से खाली 0 से pi by 4, तो यहाँ से खाली dx बचेगा। फिर यहाँ से क्या आएगा, माइनस 0 to pi by 4, 0 to pi by 4 log of, अंदर क्या है 1 plus tan of x और d of x। ये आपको I मिला इसके बराबर। इसको नाम देंगे हम सेकंड, इसको नाम देंगे सेकंड। अब अगर देखोगे ना, ये भी I है और ये यहाँ जो फर्स्ट, 1 सेकेंड, ये भी है आपका I, ये वाला। ठीक, तो इनको आप ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, एडिंग
फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट तो वहां से यहाँ से आई और यहाँ से आई प्लस आई दैट इज 2i। यहाँ पे आप डायरेक्टली देखो, यहाँ से मिला आपको 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x, यहाँ माइनस टाइम 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x। जब आप ऐड करोगे ये दो कैंसिल होंगे, बचेगा खाली ये वाला पार्ट, दिस इज इक्वल टू log of 2। और इसकी इंटीग्रेशन भी करो इसी स्टेप में, dx का इंटीग्रल होता है x और लिमिट्स रहेंगे 0 से pi by 4 तक। सो और आपका जो 2i, 2 इधर डिवाइड होगा, i जो आएगा आपका दैट इज log of 2 डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x का पहले वैल्यू लेगा pi by 4 माइनस फिर x का वैल्यू आएगा 0। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा दैट इज log of 2, या पाई भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखो, pi log 2 डिवाइडेड बाई 2 4 is 8। तो ये आपको फाइनल आंसर मिला इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स जो है वहां से आपको पता है कुछ ही क्वेश्चंस है, उनमें से एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आ सकता है एग्जाम में। So last question from this for this today's lecture is from applications of integration, और जो क्वेश्चन हमने इससे लिया है that is find the area of the region bounded by the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1। अच्छा, सबसे पहले इलिप्स, ये जो इलिप्स की में जनरल इक्वेशन क्या होती है व्हेन जब सेंटर होता है एट ऑरिजिन पे, इसकी इक्वेशन होती है ये x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हम क्लास 11th के कोनिक सेक्शंस में डिस्कस करते हैं। x स्क्वायर बाई a, दो फॉर्म्स होती है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स की, और दूसरी होती है ये वाली x स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स मतलब मैं समझाऊंगा अभी आपको, फिर हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे जो ए होता है ये होती है सेमी मेजर एक्सिस। पहले इलिप्स ड्रा करेंगे यहाँ, फिर समझेंगे होता क्या है। इसकी इक्वेशन ऐसे क्यों है, तो ये सपोज आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ इस वाले केस में ठीक है। इस वाले को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इस वाले को बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स। और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसकी लेंथ हम लेते हैं 2a के बराबर, और इसका जो हाफ होता है ना, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये तो हुआ a, बिकॉज ये होता है सेंटर एट ऑरिजिन। तो ये वाली डिस्टेंस a, ये a क्या होता है फिर सेमी मेजर एक्सिस। ठीक, तो ये होती है माइनर एक्सिस। इसकी टोटल लेंथ होती है 2b, मतलब यहाँ से यहाँ तक b और यहाँ से यहाँ तक b। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में क्या मैंने बोला, मेजर एक्सिस की लेंथ लेते हैं हम 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ लेते हैं 2b। ठीक, और मेजर एक्सिस कहाँ होती है, यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स में अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, और यहाँ पे जो मेजर एक्सिस होती है अलोंग वाई एक्सिस, मींस ये वाली लेंथ होगी 2a, मतलब यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक b, ये होगी माइनर एक्सिस, तो b हुआ सेमी माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस होता है 2a से, सेमी मेजर एक्सिस हुआ a के बराबर। क्लियर। अब आप पहचानोगे कैसे ये इलिप्स है कि ये इलिप्स। देखो, अच्छा a हमेशा होगा ना इन बोथ केसेस। यहाँ देखोगे a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पे अगेन a होता है बड़ा b से। जिसके डिनोमिनेटर में, अब इक्वेशन है, जिसके डिनोमिनेटर में a होगा ना, सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में a है, तो आप समझोगे मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में a है, तो आप समझोगे मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो इस वाले केस में कौन सा एलिप्स बनेगा, वर्टिकल एलिप्स। क्लियर। अच्छा, जब इसको आप इससे कम, और अगेन कुछ बात फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वाला एलिप्स होता है ना, इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस। उसका मतलब क्या हुआ, ये जो ये एक्सिस है ना, एक्स और वाई एक्सिस, ये इस एलिप्स को एग्जैक्टली सेम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसा ये पार्ट वैसा ही सेम, वैसा ही इधर पार्ट मिलेगा आपको, ये पार्ट भी वैसा ही, ये पार्ट भी वैसा ही मिलेगा। मतलब एक्स एक्सिस भी इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, वाई एक्सिस भी इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपके पास इलिप्स है, इट इज, इसको ये है एक्चुअली एक्स स्क्वायर, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन इलिप्स है, इट इज एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस
y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9, इसको थोड़ा सिंपली इस एग्जैक्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये है x स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखोगे किसका डिनोमिनेटर बड़ा, x का, x स्क्वायर टर्म का। तो ये कौन सा एलिप्स होगा आपके पास, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। ठीक, और यहाँ पे a किसके बराबर अगर चाहिए, a आएगा a स्क्वायर, a है 4 के बराबर, b है किसके बराबर, 3 के बराबर। अब क्वेश्चन क्या है, मैंने अभी समझाया आपको, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, यहाँ पे मैंने बोला था आपको, दैट गिव्स अस एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय द लाइन्स। यहाँ पे सिखाया था मैंने आपको। जो इस डेफिनेट इंटीग्रल की मीनिंग है, इट गिव्स अस एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x बाउंडेड बाय द लाइन्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, जो लिमिट्स होते हैं यहाँ पे इंटीग्रल के, एंड द x एक्सिस, एंड द x एक्सिस। ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल की जो हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसकी। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है, आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। अगर मैं ये एलिप्स अगेन ड्रा करूं यहाँ पे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये समझो आपका एलिप्स सपोज रफली। चलो एग्जैक्ट ड्रा करेंगे बिकॉज आपको फिर फील आएगा इसका। ये है एलिप्स, ये सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस होता है। ठीक, ये है एलिप्स। अब यहां से मेजर एक्सिस, यहां से यहां तक ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये है a के बराबर, लेकिन a है यहाँ 4 के बराबर, a है 4 के बराबर, यही मुझे चाहिए खाली। ये हुआ सेंटर एट ऑरिजिन, और ये है 3 के बराबर, ये है 3 के बराबर। अब हो रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स। ये एलिप्स कौन सा एरिया बाउंड कर रहा है, जरा हम देखें कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है इस एलिप्स से। ये सारा एरिया बाउंड हो रहा है इस एलिप्स से। क्लियर? तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, या तो सारा निकालो, या मैंने अभी बोला इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस। आप इस एक पार्ट का एरिया निकालो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसको मल्टीप्लाई करो 4 से। इस पार्ट का एरिया निकालो, देखो इस वाले पार्ट का एरिया निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो 4 से, तो आपको ये सारा एरिया मिलेगा। क्लियर? तो आप लिखोगे यहाँ पे, इसका नाम रखोगे इस वाले पार्ट का 0, सपोज ये A, ये B। सो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन कौन सा, OABO, OABO। अब ये कैसे सॉल्व हमें देखनी है, वो लाइन कहां से कहां तक है। यहाँ जो लाइन है आपके पास, ये बाउंड किन लाइन से हो रहा है, यहाँ पे ये y एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो ये लाइन मिलेगी पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4, तो इसकी इक्वेशन मिलेगी x इक्वल टू 4, राइट। तो यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल इट इज 4 टाइम्स, सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेंगे उस डेफिनेट इंटीग्रल के, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, और y dx, f ऑफ x dx बोलो आप, या y dx। ठीक है, बिकॉज दिस विल गिव अस एरिया अंडर द कर्व y बाउंडेड बाय लाइंस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से ये y फाइंड कैसे करेंगे हम, y दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to 4। y कहां से आएगा, y हमें इस इक्वेशन से फाइंड करना है। लेट दिस बी फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। देखो फर्स्ट में यहां देखो आप, y स्क्वायर किसके बराबर आएगा, y स्क्वायर बाय 9 पहले मैं लिख रहा हूं, y स्क्वायर बाय 9 किसके बराबर आएगा, वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर शिफ्ट करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। ठीक, या ये होगा फिर 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। ये हुआ यहाँ तक y स्क्वायर। अब ये 9 भी इधर शिफ्ट करो, 9 भी इधर शिफ्ट करो, तो आपको y स्क्वायर जो मिलेगा दैट विल बी 9 बाई 16। अलग लिख रहा हूं मैं, कौन, ये 9 और ये बाई 16, अंदर लिख रहा हूं मैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और खाली y क्या रहेगा, आप स्क्वायर इधर शिफ्ट करो, दैट विल बी रूट ऑफ। क्लियर? नेगेटिव नहीं लेंगे हम, प्लस माइनस रूट आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं लेंगे बिकॉज एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक, तो जब देखो स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो ये बनेगा 3, ये आएगा 4, और इसके ऊपर रूट चढ़ेगा, दैट विल बी रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका y यहाँ से, दैट विल बी
3/4, चलो यहाँ लिखेंगे 3/4, और रूट में आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो 4 कैंसिल हो रहा है, तो इंटीग्रल क्या बचा, खाली हमें सॉल्व क्या करना है अब, 0 से 4 अंडर रूट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे तो जो ये इंटीग्रल है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है ऐसा, इट इज 0 टू डेफिनेट इंटीग्रल जो है, जो अंदर इसका जो इंटीग्रल है ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। तो ये किसके बराबर होता है, इट इज x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। ठीक, तो ये आप याद रखोगे, ये जो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। अब यहाँ पे ये यूज करेंगे, जब आप इस इंटीग्रल को देखोगे तो यहाँ a की जगह क्या है आपके पास, a की जगह है 4, बाकी ये इंटीग्रल सारा इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल के जैसे, खाली आपको a की जगह रिप्लेस करना है। आप 4 जरा करते हैं फिर, तो ये बाहर रखोगे आप 3, इसको सिंप्लीफाई करोगे x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यही आएगा 4 स्क्वायर में 16 भी लिख सकता हूँ, 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर दैट इज 16/2 वो आएगा 8, फिर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए की जगह क्या लिखोगे आप 4, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। क्लियर। अब इसके बाद आप पहले ये इस अंदर वाली फंक्शन को कहाँ पे इवाल्युएट करोगे, 4 पे माइनस लोअर लिमिट 0 पे। जब आप अपर लिमिट जो है आपके पास 4 पे इवाल्युएट करोगे, देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 4/2 आएगा 2, फिर यहाँ से लेकिन 16 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 16 0, तो ये वाली सारी टर्म बनेगी 0। फिर यहाँ पे जब आप देखोगे, अभी अपर लिमिट पे ही इवाल्युएट करना है, यह आएगा आपको 8 साइन इनवर्स 4/4 दैट इज 1, तो यहाँ से खाली आपको बचेगा अपर लिमिट इवाल्युएट करके 8 साइन इनवर्स ऑफ 1, ये मिला अपर लिमिट, माइनस अब 0 लोअर लिमिट पे इवाल्युएट करोगे, जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे, ये आएगा 0/2 0, ये सारी टर्म 0 बनेगी। क्लियर। फिर यहाँ से क्या बचेगा आपको, 8 साइन इनवर्स 0/4 दैट इज 0, मतलब आपको बचेगा 8 साइन इनवर्स और 0 यहाँ पे। ठीक, अब इनवर्स ये इनवर्स फंक्शन सॉल्व करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे 8 साइन इनवर्स, साइन 1 कब होता है, π/2, तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा आपका π/2, कैसे 8 साइन इनवर्स, साइन कब होता है π/2, 1 पे, तो यहाँ पे π/2 आपका आंसर मिलेगा, माइनस 8 साइन इनवर्स, साइन कब होता है 0 0 पे, तो यहाँ पे खाली 0 बचेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आया 2 1s 2, ठीक, 2 4s 8, तो फाइनल आंसर जो आपको मिला 3 4s 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज एरिया फाइंड करना था, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर मिला। क्लियर। तो ऐसे हम करेंगे, देखो जब भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कोई क्वेश्चन होगा ना, आपको पहले वो कर्व समझ आनी चाहिए, पैराबोला है, इलिप्स है, ठीक, फिर समझना ये मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो किन लाइन से बाउंडेड है, तो उसको फिर कन्वर्ट करोगे किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल में, जैसे हमने यहाँ पे किया डेफिनेट इंटीग्रल में। फिर उस डेफिनेट इंटीग्रल को जैसे हमने सीखा कैसे डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, उनमें से कोई मेथड अप्लाई करके आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, अब बचा कैलकुलस में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।